अभी हाल ही में जो 68वीं बीपीएससी का मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें पार्ट 1 में मैंने जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कराया था पॉलिटी और आईआर का। अब हम लोग जो है पार्ट 2 में जो है वो देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक पार्ट 3 भी रहेगा जो क्वेश्चन है। तो जीएस के फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में जितने भी पॉलिटी आईआर के प्रश्न आए हैं उसका हम लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है उसमें ये कह रहा है क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिस्थापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण करें। तो सबसे पहला काम यह है कि एक भूमिका लिखिए, उस क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताइए और फिर इसके बाद भूमिका लिखने के बाद जो है राष्ट्रीय हित के संदर्भ में क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार से कार्य कर रहा है उस पर चर्चा करना होगा। फिर इसकी समस्या लिखना होगा और फिर इसके बाद इसका जो है मूल्यांकन लिखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय परिषद का निर्माण जो है संसद का जो अधिनियम है 1955 का जो अधिनियम है 1956 में बना था। 1956 का जो अधिनियम है उसी से जो क्षेत्रीय परिषद का निर्माण हुआ है। और क्षेत्रीय परिषद के स्रोत जो है वो कह सकते हैं कि पंडित नेहरू को माना जा सकता है। जो राज्य पुनर्गठन जब अधिनियम बन रहा था तो उसकी धारा जो 15 थी उसी में क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख किया गया था। और हमारे यहाँ जो है वो देखा जाए तो 1956 से ही क्षेत्रीय परिषदें कार्य कर रही हैं। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है। इस तरह से 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्य कर रही हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उसी में जो है क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है और सभी क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष है वो गृह मंत्री होता है। और जानते हैं कि क्षेत्रीय परिषद का जो उपाध्यक्ष होता है वो प्रत्येक वर्ष बदलते हैं और उपाध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री बनता है। और इस तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ कोई विशेष क्षेत्रीय परिषद है, जैसे मान लीजिए मध्य क्षेत्रीय परिषद है। अब मध्य क्षेत्रीय परिषद है तो उसका मुख्यालय जो है वो देखा जाए तो कहां पर है, इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद में तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी साहब जो है उसके अध्यक्ष होंगे। तो किसी विशेष क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष है उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होती है उसमें जो है मुख्यमंत्री भाग लेता है, उस राज्य के 2 अन्य मंत्री भाग लेते हैं और साथ ही जो है वह यूनियन टेरिटरी के संबंध में जो है वो देखा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत प्रतिनिधि है वो भी भाग लेता है। नीति आयोग के अध्यक्ष भी भाग लेते हैं, कुछ सदस्यों को भी उसमें किया गया है और सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले जो है क्षेत्रीय परिषद के बारे में एक भूमिका लिखेंगे और भूमिका लिखने के बाद जो है थोड़ा सा उसके कार्य को भी स्पष्ट कर देंगे कि क्षेत्रीय परिषद का मूल कार्य क्या है। लेकिन चूंकि आप लोगों के प्रश्न में जो है क्षेत्रीय परिषद का कार्य नहीं पूछा है तो कार्य नहीं भी लिख सकते हैं, सीधे महत्व पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए पहला महत्व तो यह है कि क्षेत्रीय परिषदों में चूंकि राज्य भी शामिल है, यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। अभी मैं बताया कि जितनी भी क्षेत्रीय परिषदें हैं, जो 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्य कर रही हैं, उसमें आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद को लीजिए तो भले ही उसका मुख्यालय चेन्नई है लेकिन आंध्र प्रदेश भी शामिल है, केरल भी है, कर्नाटक भी है। इसी प्रकार से देखिए जैसे मान लीजिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद को लीजिए तो उसका मुख्यालय दिल्ली में है लेकिन इसमें पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया है फिर भी उसको शामिल किया गया है। तो इसमें राज्य और यूनियन टेरिटरी सभी शामिल होते हैं और ये लोग जो है कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे पर, समान हित के विषयों पर जो है इसमें विचार किया जाता है। सामाजिक आर्थिक आयोजना पर जो है इस पर जैसे विचार किया जा रहा है तो पूरे देश में जो है वो एक प्रकार की सामाजिक आर्थिक योजना का यदि निर्माण होगा इससे राष्ट्रीय हित को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा पॉइंट समझिए, अब इसका जो राष्ट्रीय हित के संदर्भ में महत्व लिखना है, बात ध्यान रखना है। दूसरा चीज है कि विशेष क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती हैं जिसका समाधान उस क्षेत्र के राज्य आपस में मिलकर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट को लीजिए, अभी नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं कि मणिपुर है, मेघालय, तमाम जगहों पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, हिंसा चल रही है। आज एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई। तो आप देखे होंगे कि पूर्वोत्तर जो परिषद है उसकी बैठक समय समय पर कराकर जो है वहां की समस्या का समाधान किया जा सकता है और विविधता में एकता का समायोजन किया जा सकता है। कुछ वर्तमान मुद्दों को भी लीजिए, वैश्वीकरण के कारण जो है आज जीएसटी लागू है और जीएसटी लागू है तो जो अंतर्राज्यीय परिवहन है उसको सरल बनाना है। तो इस तरह से अंतर्राज्यीय परिवहन सरल बनाना है तो उसके लिए यदि क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी तो उसके कारण जो है जो बॉर्डर पर समस्या होता है उसका समाधान किया जा सकता है। भाई आज जनसंख्या ज्यादा है, सीमा विवाद, नदी जल विवाद, आज मान लीजिए जल की समस्या है, चाहे सीमा पर जो भूमि है, राज्यों की सीमा पर जो भूमि है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्षेत्रीय परिषद के समय से बैठक करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय हित को बढ़ावा दे सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
राज्यों के जो संसाधन हैं उसका उचित प्रयोग किया जा सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जैसे नॉर्थ ईस्ट है, अब नॉर्थ ईस्ट जो है लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भी उसको जो तो उत्तर लिख सकते हैं, इस तरह से उसको लिखना है। अब समस्या है तो समस्या के बारे में भी कुछ देखिए। क्षेत्रीय जो परिषद है वो कानूनी संस्था है, संविधान में उसको स्थान नहीं मिला है, इसके कारण अनेक राज्य जो है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि समान हित के विषयों पर जो निर्णय होता है, निर्णय बाध्यकारी तो होता नहीं, जिसके कारण जो है क्रियान्वयन करने में समस्या आ रही है। तीसरी समस्या है कि क्षेत्रीय परिषद की नियमित बैठक भी नहीं होती है। अभी आप देखे होंगे कि 2-4 महीने पहले पूर्वोत्तर परिषद की बैठक हुई थी, जब नॉर्थ ईस्ट की समस्या हुआ, उसके पहले 2 साल पहले बैठक हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय परिषद की नियमित बैठक नहीं होती है, तो उसके कारण जो है समाधान में विलंब होता है, राज्य अपनी समस्याओं को प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। भाई नॉर्थ ईस्ट की समस्या बढ़ने का ये भी तो एक रीजन है। और एक सबसे बड़ी समस्या तो ये भी आ रही है कि आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में अलग सरकार है, मणिपुर में अलग सरकार है, त्रिपुरा में अलग सरकार है। तो अलग अलग दलों की जो सरकारें होती हैं, तो राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें होने के कारण जो है आम सहमति बनाने में भी समस्या आती है। इस तरह से उसका लिखा जाएगा। और कुछ जो है वर्तमान से भी जोड़कर लिख सकते हैं कि 1967 से पहले एक ही दल की सरकार होती थी, केंद्र और राज्य में या विभिन्न राज्यों में भी होती थी एक ही दल की सरकार। लेकिन 1967 के बाद आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं दलीय स्थिति में परिवर्तन आ गया, अलग अलग दलों की सरकारें हो गई। तो क्षेत्रीय परिषद महत्व में ये भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने 3-4 महत्व जोड़ा, 1-2 और भी लिख सकते हैं उसमें जोड़कर। जिसमें बताया कि वैश्वीकरण से आर्थिक एकीकरण से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें बताया कि नदी जल विवाद है, चाहे मान लीजिए देखिए शिक्षा है, रोजगार है, इस तरह के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय हित के संदर्भ में महत्व लिखेंगे। फिर मैं समस्या बताया उसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद एक मूल्यांकन लिखेंगे कि क्षेत्रीय परिषद जो है वो देखा जाए तो सक्रिय भूमिका निभा रही है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इसकी समय से बैठक हो, कुछ सुधार लिखकर समय से इसकी बैठक हो, और साथ ही साथ जो है पारदर्शिता के आधार पर जो है राज्य की समस्याओं का निदान किया जाए। तभी क्षेत्रीय परिषद जो है राष्ट्रीय हित को सुव्यवस्थित तरीके से जो है बढ़ावा दे सकती है। बस ऐसे लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है कि जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है? कारण सहित स्पष्ट करें। अब इसमें देखिए, सबसे पहले एक जाति के बारे में बताइए, एक भूमिका बनाइए कि चूंकि आप जानते हैं कि 38 नंबर का प्रश्न है, तो आपको जो है कम से कम 4 पेज लिखना है, तो कम से कम आधा पेज का भूमिका एक बनेगा कि जाति एक समूह अवधारणा है जो देखते हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इस तरह के जो मूल्य होते हैं, उन मूल्यों के आधार पर जो हम लोग व्यवस्था बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि जाति को केंद्र बिंदु बनाकर जो है जब समूहगत भावना को प्रदर्शित किया जाता है, कार्य किया जाता है, या सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी जो है जाति को केंद्रीय विषय बनाकर किया जाता है, मतलब कि समाज, राष्ट्रीय हित, देश हित से अलग होकर जाति को ध्यान में रखकर जब राजनीति की जाती है या सामाजिक व्यवस्था चलाया जाता है, आर्थिक व्यवस्था चलाया जाता है, तो ऐसे पहलू को हम लोग जातिवादी पहलू कहते हैं। जैसे मान लीजिए मतदान व्यवहार है, हम मत डालने जा रहे हैं, तो जाति को ध्यान में रखकर मत दे रहे हैं कि हमारे जाति का उम्मीदवार चुनाव में खड़ा है, तो थोड़ा सा पहले इसको लिखेंगे, और फिर पैरा चेंज करके इसी में जो है कि भारत में जातिगत मुद्दों को क्यों बढ़ावा मिला। क्योंकि हमारे यहाँ देखते हैं कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिला, जिसके कारण भी जातिवाद मजबूत हुआ। दूसरी चीज यह है कि हमारे यहाँ जो है जो कर्मकांड है, तमाम जो इस तरह की जो परंपराएं, उसके कारण भी हमारे यहाँ जो है जातिगत मुद्दों को बढ़ावा मिला। और तीसरा पहलू यह भी है कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में जातिगत संगठनों को इसलिए बढ़ावा मिला क्योंकि जाति किस तरह से आपस में संगठित होने लगे, और क्षेत्रीय दलों ने जो है वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जातिवाद मजबूत हुआ। भारतीय समाज परंपरागत है, आर्थिक क्रियाकलाप में भी देखते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी जातिगत आधार पर क्रियाकलाप किया जाता है, जिसके कारण जातिवाद मजबूत हुआ। और संविधान लागू होने के बाद कुछ जातियों को आरक्षण दिया गया, जिसके कारण सापेक्षिक वंचना का भाव पैदा हुआ, और दूसरी जातियां जो है संगठित होने लगी, जिसके कारण भी जातिवाद को बढ़ावा मिला। ऐसे एक भूमिका बनाएंगे, एक पैगड़ा भूमिका बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर इसके बाद सीधा प्रश्न लिखेंगे कि जाति के कारण कामकाज में किस तरह से परिवर्तन आया है। तो देखिए, जातिवाद के कारण जो है लोगों में चेतना, जागरूकता का विकास हुआ। जातियां चूंकि समूहगत हैं, इसलिए सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने लगी।
परिणामतः सरकार की प्राथमिकता में जो है जो ग्रामीण विकास और तमाम जो चीजें हैं उसको बढ़ावा मिला है। दूसरा जो इसका भूमिका है, जिसे पॉइंट में लिखेंगे, 5-7 पॉइंट इसमें बनाया जाएगा, 2-4 मैं बताता हूं। समूहगत जो परिस्थिति है उसके कारण जातियां अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होने लगी। जब अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होने लगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सामाजिक शोषण कमजोर होने लगा। इसका मतलब कि कुछ जातियों कुछ जातियों का जो सामाजिक शोषण होता था उसमें कमी आने लगा। क्योंकि यही तो प्रश्न है कि जाति के कारण कामकाज में किस तरह का परिवर्तन आया है। हर समुदाय, हर जाति के लोग जो है सम्मान के साथ जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि मानव अधिकार का संरक्षण होने लगा। जातिवाद के कारण लोग जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए आरक्षण का एक लालच कह लीजिए, शिक्षा की ओर उन्मुख हो गए। जब शिक्षा की ओर उन्मुख हुए तो इसके कारण देखते हैं कि कहीं न कहीं आज प्राइवेट सेक्टर में सभी जातियां कार्य कर रही हैं, वैश्वीकरण का लाभ उठा रही हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप में भी परिवर्तन आया। और जातिवाद ने जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया, जातिगत जो राजनीति है उसको बढ़ावा मिला है। अब देखते हैं कि कहीं न कहीं नेतृत्व भावना का विकास हुआ, सत्ता में भागीदारी मिलने लगी। तो देखते हैं कि लोकतंत्र में सहभागिता का परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो जातिगत मुद्दे इस तरह से उसका एक फॉर्मेट बना के लिखा जाएगा, क्योंकि सब तो पॉइंट हम लोग बोल नहीं सकते। हमें बताया कि अब जो पेपर आया है बीपीएससी का, उस पेपर में आप देखे होंगे कि वो परंपरागत जो पूछ रहा था उस तरह से प्रश्न नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो देखा जाए तो 5 प्रश्न थे। अब 5 प्रश्न अनिवार्य कर दिया था। अब कहीं से कुछ भी पूछ रहा है तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। हम लोग भी जो वीडियो बनाए हैं, जो हम लोग का कोर्स जाता है उसमें मैंने पूरा ही पढ़ाया है। लगभग 45-50 वीडियो वो देखा जाए तो पॉलिटी का है और लगभग 30 वीडियो आईआर का है। तो उसमें जितने भी तरह के मुद्दे हैं, चाहे करंट से संबंधित हैं, चाहे चुनाव व्यवस्था है, जो भी सिलेबस में आपके है सब मुद्दे बनाए गए हैं। और साथ ही पॉलिटी का 4 बुकलेट भी है, उसका एक मॉडल आंसर भी है। इसी प्रकार से आईआर का भी 3-4 बुकलेट है, उसका मॉडल आंसर है, जिससे वो पूरा एक सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। 1.5-2 महीना पॉलिटी आईआर पर आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि अब इसमें प्रश्न है कि विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर कैसे किया। तो अब इसमें कैसे लिखा जाएगा भाई। 1990 के बाद जो एलपीजी की प्रक्रिया चली, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया चली, तो विकास की राजनीति को बढ़ावा मिला। शिक्षा रोजगार पर लोग विशेष ध्यान देने लगे। जब शिक्षा रोजगार पर ध्यान देंगे, आर्थिक क्रियाकलाप पर ध्यान देंगे, तो जातिगत जो पहलू है वो क्या होगा, कमजोर हो गया। दूसरा पहलू देखिए, वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे हैं, खासतौर से कोरोना संकट के बाद देखिए तो आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण लोग देखा जाए तो एक शहर से दूसरे शहर में पलायन कर रहे हैं। गांव से मान लीजिए महाराष्ट्र जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, तमाम आवागमन बढ़ा है। जब आवागमन बढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो व्यक्ति जब अपने आर्थिक क्रियाकलाप पर ध्यान देगा तो जाति का जो चरित्र है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो गया। तीसरा पहलू देखिए, वर्तमान परिस्थिति में अभी मैं बताया कि आर्थिक मुद्दे जब ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो इसके कारण जातिगत जो संकीर्णता है उसको लोग छोड़ना शुरू कर दिए। और भारत की जो परिस्थिति है, असमान संसाधनों का वितरण है, और असमान संसाधनों का जब वितरण है तो उसके कारण लोगों का आवागमन ज्यादा होने लगा। जब लोगों का आवागमन ज्यादा होने लगा, अंतरजातीय जो विवाह है, तो आप जानते हैं कि अंतरजातीय विवाह जो है उसमें कमी आने लगी। अब कमी आने लगी, अब जो संकीर्ण चीजें हैं, मतलब एक ही जाति में जो विवाह है, वह एक जाति में विवाह का कंसेप्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। इसके कारण भी वह जातिवाद कमजोर पड़ रहा है। ऐसे करके उसको लिखा जाएगा, फिर इसके बाद इसका मूल्यांकन लिखा जाएगा। इसमें तीसरा प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनाव के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर कारण सहित दीजिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है। तो सबसे पहले तो एक भूमिका लिखा जाएगा, क्योंकि यह भी 38 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद आपको थोड़ा सा चुनाव की महत्ता को भी बताना चाहिए। उसके बाद भूमिका लिखने के बाद फिर चुनाव आयोग को इसमें जोड़िए, चुनाव आयोग के बारे में लिखिए, चुनाव आयोग के बारे में लिखिए। फिर इसके बाद चुनाव आयोग कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया है, तो चुनाव आयोग का क्या महत्व रहा है, फिर चुनाव आयोग की क्या समस्या रही है। फिर इसके बाद वह सेशन टीएन सेशन साहब सेशन पूर्व
और सेशन के बाद का कार्यकाल। अब देखते हैं कि 1990 से पहले और 1990 के बाद, एक तरह से मोटा मोटी समझिए 1993 का जो कंसेप्ट है, 1993 में सेशन साहब आते हैं, तो 1993 से पहले क्या स्थिति थी, 1993 के बाद क्या स्थिति है, उसको लिखना है। अब देखिए भारतीय संविधान में आप देखते हैं कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है हमारे यहाँ चुनाव आयोग के बारे में तमाम प्रावधान लिखे गए हैं, और स्थानीय चुनाव को छोड़कर शेष चुनाव जो है चुनाव आयोग ही संपन्न कराता है। और चुनाव आयोग जो है हमारे यहाँ बहुशासी संस्था है, एक सीईसी है और 2 जो है ओईसी रखे गए हैं। आप देखते हैं कि बहुशासी संस्था है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो है अन्य चुनाव आयोग रखे गए हैं। अब थोड़ा सा उसी में जो है लिख देंगे कि सीईसी और ओईसी की नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि समिति बनाई जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता, तीनों लोग की एक समिति बनेगी और उसकी सलाह पर जो अब जो है वह चुनाव आयोग में नियुक्ति की जाएगी। मंत्रिपरिषद के सलाह पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा। कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। और वेतन भत्ते जो है सामान्य निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि से नहीं दिए जाते हैं। योग्यता की कोई बात नहीं की गई है। इस तरह से 4 लाइन फिर लिखेंगे। अब फिर उसके बाद जो है अब चुनाव आयोग का कार्य पहले बताएंगे। तो चुनाव आयोग के कार्य का एक लिस्ट बना देंगे कि भाई निर्वाचक नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों का जो है पंजीकरण करना, या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मान्यता देना, जैसे आप पार्टी को अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। एग्जाम्पल भी लिखते रहेंगे। निर्वाचन जो क्षेत्र है उसका परिसीमन करना, डिलिमिटेशन करना, भले ही परिसीमन आयोग करता है लेकिन चुनाव आयोग के नियंत्रण में यह कार्य होता है। दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित करना, मतदाता पहचान पत्र बनवाना, या चुनाव याचिका के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना, या इसी प्रकार से देखते हैं कि चुनाव तिथि का निर्धारण करना, या इसी प्रकार से देखते हैं कि मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। इस तरह से कि चुनाव में जो अधिकारी लगते हैं उनकी नियुक्ति करना, उन पर नियंत्रण स्थापित करना, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा यहां पर चूंकि 38 नंबर का प्रश्न है तो आप जो है उसको 4 पेज लिखना है, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, चुनाव की महत्ता को पहले बताएंगे कि भाई चुनाव जो होता है, चुनाव एक प्रकार से अब जैसे चुनाव आयोग है, अब चुनाव आयोग का महत्व लिख रहे हैं तो यहां पर कम से कम 5-7 महत्व आपको लिखना पड़ेगा। तो कुछ सामान्य महत्व भी लिख सकते हैं, कुछ अन्य महत्व भी लिख सकते हैं। अब कैसे, तुम जरा मैं बोलता हूं, ये बताइए। चुनाव आयोग यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएगा तो ऐसी दिशा में जो है देखा जाए तो उसी से तो हमारे यहाँ संसद और विधानमंडल का सब निर्माण होता है, उसी से तो सरकार बनती है। शासन का संपूर्ण ढांचा जो है निर्वाचन के द्वारा ही तो तैयार होता है। अब फिर जैसे मान लीजिए दूसरा पॉइंट उसमें लिखना है, ये बताइए जब चुनाव कराया जाता है तो उस समय जब चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होगा तो सभी दल जो है चुनाव घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं, और किसी पार्टी को समर्थन मिलता है तो सरकार में आता है, और सरकार में आता है तो कुछ लोग विपक्ष में बैठते हैं, तो कुछ दल जो विपक्ष में बैठते हैं तो इसके कारण जो है वो देखा जाए तो सरकार पर दबाव बनाते हैं, जिससे सरकार जो है जनता के पथ पर चलने का कार्य करती है। और चुनाव की व्यवस्था ही सरकार का जो है वो देखा जाए तो वैद्युतीकरण है। भाई चुनाव के माध्यम से सरकार को मान्यता मिलती है, इससे ही जन सहमति प्राप्त होती है। इसी कारण देखते हैं कि किसी भी देश में जो है किसी भी देश में क्रांति के बाद जो है कोई शासक है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है वह संपन्न कराने का प्रयास करता है। मुशर्रफ साहब भी चुनाव कराए, भले ही फर्जी चुनाव कराए। तो देखते हैं कि चुनाव आयोग की यह भूमिका है। और चुनाव आयोग जो स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका कराएगा, ये बताइए जब चुनाव होता है तो लोगों का गुस्सा निकल जाता है। 2024 में चुनाव होगा तो कुछ लोग जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कुछ लोग मान लीजिए सब करिए कि दूसरे पार्टी को वोट देंगे, तो उनका गुस्सा भी निकल जाएगा, तो नकारात्मक प्रवृत्तियां भी निकल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की जो व्यवस्था है वही लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रकट करता है। भाई लोकतंत्र जनता का शासन है, तो वास्तव में शासन के कार्यों में जनता की साझेदारी बहुत सीमित। चुनाव से ही जनता को महसूस होता है कि सरकार उसकी है। तो आप देखते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष जो भूमिका निभाता है उसी से सब कार्य जो है वह संभव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब यहां पर कुछ समस्या भी बताएंगे कि भाई चुनाव आयोग कितना सफल रहा स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने में। तो कुछ वर्तमान का एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कर्नाटक में चुनाव हुआ, तब देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी,
तो हम लोग चुनाव आयोग को ये नहीं कह सकते कि सरकार के दबाव में यदि ऐसा होता तो ऐसी दिशा में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती, या मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती। इस तरह के मुद्दों को भी इनडायरेक्ट रूप से लिख देना चाहिए। तो पहले इसको समझाएंगे, फिर इसमें समस्या को लिखेंगे कि चुनाव आयोग की क्या समस्या है ये बताइए। जो समस्या थी उसी समस्या के कारण ही तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष नियुक्ति तभी हो सकता है। ये बताइए, सीईसी चाहे ओईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर कौन बनता है? सरकारी जो अधिकारी होते हैं वही तो बनते हैं। तो ऐसी दिशा में बताइए कि वो सरकारी जो अधिकारी है वो कहीं न कहीं सरकार के नियंत्रण में कार्य किया है, तो उसकी निष्पक्षता जो है प्रभावित होती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि योग्यता के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो भविष्य में कोई मंत्री हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, वो भी तो बन जाएगा, कोई सदस्य है वो भी बन जाएगा, पार्टी का व्यक्ति भी बन सकता है। ये बताइए, चुनाव जो कराया जाता है तो चुनाव आयोग का कोई मशीनरी तो है नहीं, वो तो जो है केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से चुनाव संपन्न होता है। तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो उससे भी निष्पक्षता प्रभावित होती है। व्यवहार में भी जो है समस्या यह है कि चुनाव आयोग जो है वह सरकार के दबाव में रहता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। अधिकारी कर्मचारी भी थोड़ा बहुत सरकार के पक्ष में हो जाते हैं। तो अब इस तरह की समस्या लिखेंगे, और समस्या लिखने के बाद जो है अब आपको समझाना है कि सेशन के पहले और सेशन के बाद। तो अब यहां पर सेशन पूर्व और सेशन के अब कम दोनों में तुलनात्मक लिख देंगे, सबसे अच्छा रहेगा। तो बताइए, पहले जो है वह देखा जाए तो बैलेट पेपर से होता था, अब ईवीएम मशीन होता है, वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि पहले जो है सब कानून बना था कि 2 वर्ष, लेकिन वो कानून लागू नहीं था। अब 2 वर्ष किसी को सजा मिल गया तो देखा जाए तो संस्था समाप्त हो गई। भाई राहुल गांधी जी की भी संस्था इसी कारण तो समाप्त हुई, लालू जी की संस्था समाप्त हुई। अब देखते हैं कि पहले भी दल बदल कानून था लेकिन लागू नहीं हो पाता था। जमानत राशि कम थी इसलिए बहुत सारे लोग चुनाव लड़ा करते थे। अब देखते हैं कि नोटा का प्रावधान लागू हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रावधान लागू होगा, या मान लीजिए सबको कहिए अब इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है। आप देखते हैं किस तरह के जो बदलाव आए हैं चुनाव में, किस तरह के बदलाव आए हैं, उस बदलाव के बारे में आपको लिखना है, लेकिन तुलनात्मक, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, इस तरह से करके उसको लिखा जाएगा। और फिर लास्ट में जो है जो चुनाव सुधार और होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अनिवार्य मतदान है, अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू की जाए, या मान लीजिए एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू किया जाए, या इसी प्रकार से देखते हैं कि कहीं न कहीं जो है आरटीआई के दायरे में दलों को लाया जाए। इस तरह से कुछ सुझाव लिखकर तब उसका मूल्यांकन लिखेंगे। अब इसमें एक प्रश्न आया था 3 का भी, राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचन कीजिए, संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख करें। तब यहां पर सबसे पहले राज्यसभा के बारे में एक भूमिका लिखा जाएगा। अब पहले राज्यसभा के बारे में बताइए कि राज्यसभा का गठन हमारे यहाँ जो है वह संघीय व्यवस्था के आधार पर किया गया है। यह राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में है। इसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसमें 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब इसी में संरचना के बारे में भी थोड़ा सा लिखा जाएगा। जैसे अब देखते हैं कि अधिकतम संख्या कितनी है। अधिकतम संख्या इसकी जो है 250 हो सकती है, और 238 सदस्य जो है राज्य से आ सकते हैं, और 12 सदस्य जो है यूनियन टेरिटरी से मतलब मनोनीत होते हैं, ये मनोनीत होते हैं। अब देखते हैं कि 238 जो सदस्य हैं उस 238 सदस्य में जो है वर्तमान में, यदि मान लीजिए कहा जाए कि वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में जो है 245 सदस्य हैं, और 245 सदस्यों में जो है 233 सदस्य जो है वह राज्य से हैं, और 12 सदस्य जो है मनोनीत हैं। और फिर आप देखते हैं कि इसमें जो है 5 सीटें खाली हैं, तो 5 सीटें खाली हैं तो यूनियन टेरिटरी, आप जानते हैं कि दिल्ली और पांडिचेरी का ही प्रतिनिधित्व होता है, बाकी यूटी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अब जम्मू कश्मीर बन गया है, लद्दाख बन गया, तो वहां से सीटें होंगी जो परिसीमन आयोग ने कहा है। इस तरह से एक भूमिका पहले लिख दिया जाएगा। अब भूमिका लिखने के बाद जो है तो उसके कार्य के बारे में अब यहां पर चर्चा किया जाएगा कि भाई उसकी शक्तियों का जो प्रश्न पूछा जाए उस क्रम में लिखना चाहिए। संरचना के बारे में आपने लिख दिया, शक्तियों की विवेचना करें। अब शक्तियों की विवेचना करें तो बताइए विधायी शक्ति रखता है। भाई हम कहते हैं कोई भी सामान्य कानून बनता है तो सामान्य कानून में ज्वाइंट सेशन हो सकता है 108 के तहत, तो ऐसे सामने जो है राज्यसभा को अधिकार दिया गया है। और उसमें एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे दहेज प्रसिद्ध विधेयक है 1961 का, या इसी प्रकार से जो है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक था 1978 का, राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरा पॉइंट देखिए, संविधान संशोधन में जो है राज्यसभा की शक्ति है, भाई बराबर की शक्ति है, कुछ उसका एग्जाम्पल लिख देंगे।
वित्तीय शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। ये बताइए, हम कहते हैं कि राज्यसभा में भी तो प्रश्नकाल चलता है, राज्यसभा में भी तो प्रस्ताव लाया जाता है, राज्यसभा में भी तो जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है, कुछ अन्य जो कार्य हैं उसके बारे में भी लिख देंगे। ये बताइए, राज्यसभा के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखते हैं कि मान लीजिए न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है तो उसमें भी राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। या इसी प्रकार से देखते हैं कि कहीं न कहीं जो है आपातकाल यदि लागू करना है तो उसको प्रस्ताव पारित करने के लिए राज्यसभा को भी अधिकार बराबर कर दिया गया है। या मान लीजिए सबको के लिए विशेषाधिकार में लीजिए, तो आप लोगों को मैं पढ़ाया था 249 पढ़ाया था, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। जैसे 312 पढ़ाया था अखिल भारतीय सेवा, उसके बारे में लिख देंगे। इस तरह से करके उसको जो है पहले कार्य को लिखेंगे। अब कार्य को लिखने के बाद किस प्रकार से द्वितीय सदन के रूप में भूमिका निभाया है तो उसके बारे में लिखेंगे। अब देखिए, ये बताइए, अभी बताया कि संविधान संशोधन में बराबर की शक्ति है, जिसके कारण कोई भी दल बहुमत में आता है तब भी कोई जो है संविधान संशोधन नहीं कर सकता है जब तक कि उसका राज्यसभा में बहुमत ना हो। तो आप देखते हैं कि द्वितीय सदन के रूप में जो है वह संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने में राज्यसभा की भूमिका है। भाई, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मनोनीत सदस्य भी इसमें आ सकते हैं, 12 सदस्य मनोनीत ही होते हैं। तो योग्य व्यक्तियों को राज्यसभा में लाकर जो है सदस्य बनाकर कहीं न कहीं उनको मंत्री बनाया जा सकता है, शासन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। और अभी बता रहा था कि बताइए, सुप्रीम कोर्ट हुए, चाहे हाई कोर्ट के जज हुए, चाहे कैग हुआ, चाहे मान लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ, इसको हटाने के संदर्भ में राज्यसभा को बराबर का अधिकार दिया गया है। तो राज्यसभा को जब बराबर का अधिकार है तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो ये संवैधानिक पद जो पदाधिकारी हैं, इन लोगों की गरिमा और निष्पक्षता जो है बनी रहती है। इस तरह से करके उसकी भूमिका लिखेंगे। लेकिन यहां पर फिर समस्या भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि भूमिका लिख दिए तो जब मूल्यांकन लिखेंगे तो समस्या भी लिखना पड़ेगा। परंपरागत प्रश्न है, खूब लिखवाया हूं आप लोगों को। अब देखते हैं कि आज लोकसभा में क्षेत्रीय दल के सदस्य भी आते हैं। अब क्षेत्रीय दल के सदस्य आएंगे तो राज्यसभा में भी क्षेत्रीय दल के सदस्य आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह जो राज्यों की सभा है उसमें क्षेत्रीयता की भावना बढ़ रही है। अब फिर आप देखते हैं कि दूसरी जो बीमारी आई है कि किसी भी राज्य का व्यक्ति कहीं से भी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ये बताइए, कोई केरल का व्यक्ति उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य बन गया तो उत्तर प्रदेश का कहां प्रतिनिधित्व व्यवहार में करता है। तो यह कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो उस राज्य का हित जो है प्रभावित होता है। और सामान्यतः ये भी देखा जाता है कि जो लोग लोकसभा में चुनाव हार गए, जो लोग मान लीजिए लोकसभा में चुनाव नहीं जीत पाए, तो कहीं न कहीं राज्यसभा का सदस्य बन जाते हैं, उन्हीं को मंत्री बना दिया जाता है। जैसे अरुण जेटली साहब बन गए थे, लोकसभा का चुनाव हार गए थे अमृतसर से, बाद में उनको मंत्री बना दिया गया। इस तरह से समस्या कुछ लिखेंगे, लेकिन मूल्यांकन भी एक लिखा जाएगा, क्योंकि ये परंपरागत प्रश्न है तो ज्यादा हम बोलेंगे नहीं इस पर। अब देखते हैं कि राज्यसभा की कुछ सीमाएं हैं, जिसका मूल कारण क्या है कि हमारे यहां संघीय व्यवस्था, आदर्श संघीय व्यवस्था तो है नहीं, संसदीय व्यवस्था के साथ अर्ध संघीय व्यवस्था मिलाया गया है। इसी कारण जो है राज्यसभा को जो है ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया। अमेरिका की तरह आदर्श संघीय व्यवस्था तो है नहीं। सबसे अच्छा होता है तुलनात्मक लिखना, क्योंकि आप अमेरिका से तुलना करके लिखेंगे, कनाडा से तुलना करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर भी उसमें अब सकारात्मक भी लिखेंगे मूल्यांकन में। फिर भी राज्यसभा जो है समन्वित, सहयोगी और विचार विमर्श करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती रही है। अनेक अवसरों पर जो है इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और उसी में सुझाव भी लिख देंगे। आवश्यकता इस बात की है कि इसे उचित अधिकार दिया जाए और कहीं न कहीं जो है जो सदस्य हैं वो भी अपने कर्तव्य के प्रति जो है समर्पण का भाव रखें। इस तरह से मूल्यांकन लिखा जाएगा। तो फिर हम लोग जो है अब इसका पार्ट 3 जो है फिर अगले वीडियो में मैं आता हूं, आप लोग को एकदम चर्चा करता हूं। तब तक आप लोग अध्ययन करिए।